हेलो टू एवरीवन। आईआईटी जेम फिजिक्स की सीरीज में आज हम ऑप्टिक्स में इंटरफेरेंस के बाद न्यू टॉपिक जिसका नाम है डिफ्रैक्शन, इसे स्टडी करेंगे। आज के वीडियो लेक्चर में हम फ्रेनहोफर डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट और डबल स्लिट जानेंगे, जिसमें अब्सेंट स्पेक्ट्रा की कंडीशन जो है वो इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ डिफ्रैक्शन में मिनिमा और मैक्सिमा की कंडीशन भी इंपॉर्टेंट है। इन दोनों से क्वेश्चन आ सकता है। लास्ट में हम प्रीवियस ईयर जो है क्वेश्चन जो कोई आया हुआ है आईआईटी जेम में, उसको भी हम सॉल्व करेंगे। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि इंटरफेरेंस जो है, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। देखिए इंटरफेरेंस मैंने पहले भी बताया, कोहेरेंट सोर्स मान लीजिए कोई, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कोहेरेंट सोर्स, क्योंकि कंडीशन है सस्टेन्ड इंटरफेरेंस ऑब्जर्व होने की। तो कोई कोहेरेंट सोर्स है जिससे लाइट वेव आने लग रही है, ठीक है, कोई दो स्लिट हम आगे मान के चल रहे हैं, उन दोनों स्लिट से अगेन लाइट पास हो रही है और दोनों आपस में सुपर इंपोज करने के बाद में इंटरफेरेंस पैटर्न हमें नजर आता है स्क्रीन पर। सो इंटरफेरेंस इज द फिनोमिना ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ टू और मोर लाइट वेव्स विच आर कमिंग फ्रॉम ए सिंगल कोहेरेंट सोर्स, ठीक है। नेक्स्ट है डिफ्रैक्शन। अब डिफ्रैक्शन क्या होता है? डिफ्रैक्शन है कि मान लीजिए हमने लाइट के पाथ में कोई ऑब्स्टेकल या अपर्चर इंट्रोड्यूस कर दिया, तो क्या होगा, लाइट जो है वो बैंड हो जाएगी अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ दैट ऑब्स्टेकल और अपर्चर, ठीक है। इसी फिनोमिना को कहते हैं डिफ्रैक्शन। सो व्हाट इज डिफ्रैक्शन? डिफ्रैक्शन इज द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड कॉर्नर्स ऑफ एनी ऑब्स्टेकल और अपर्चर इन बिटवीन द पाथ ऑफ लाइट, ठीक है। तो हम उसे कहते हैं डिफ्रैक्शन। तो डिफ्रैक्शन देखिए अब दो टाइप्स के हैं। फर्स्ट है फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन, another one is Fraunhofer diffraction। अब फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन जो है वो आईआईटी जेम फिजिक्स के सिलेबस में नहीं है, बट यूनिवर्सिटीज में अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के टाइम पे इसको पढ़ाया जाता है। फ्रेनहोफर डिफ्रैक्शन भी तब आप पढ़ते हैं और ये आईआईटी जेम फिजिक्स के सिलेबस में मेंशन्ड है। अब देखिए फ्रेस्नेल और फ्रेनहोफर डिफ्रैक्शन में क्या अंतर है। फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन में हम क्या करते हैं कि वही चीजें पढ़ते हैं जो फ्रेनहोफर डिफ्रैक्शन में पढ़ रहे हैं। सिंगल स्लिट है, डबल स्लिट है, ठीक है, यही सब चीजें, लेकिन यहां पर ग्राफिकल मेथड को अडॉप्ट किया जाता है, ठीक है। तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज आती है कोर्नू स्पाइरल, ठीक है, कोर्नू स्पाइरल। इस मेथड से हम चीजें सीखते हैं डिफ्रैक्शन पैटर्न, जबकि फ्रेनहोफर डिफ्रैक्शन में हम मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करते हैं। सो दिस इज एनालिटिकल मेथड बट दिस इज ग्राफिकल मेथड। अब देखिए डिफरेंस क्या है। फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन में अगर आप देखेंगे तो सोर्स और स्क्रीन के बीच में फाइनाइट डिस्टेंस होगा। क्या होगा? फाइनाइट डिस्टेंस, बहुत कम डिस्टेंस होगा। अगर फाइनाइट डिस्टेंस है, either it produce spherical wave front or it produce cylindrical wave front। और अगर फाइनाइट डिस्टेंस है तो हमें स्क्रीन पर लाइट को डिफ्रैक्शन पैटर्न अगर हमें मालूम करना है, डिफ्रैक्शन पैटर्न हमें देखना है, तो फिर उसके लिए हम एडिशनल किसी लेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप कन्वर्ज करवाएं स्क्रीन पर। लेकिन इस केस में फ्रेनहोफर डिफ्रैक्शन में सोर्स और स्क्रीन के बीच में काफी इन्फिनाइट डिस्टेंस होता है, ठीक है, हम कहें इन्फिनाइट डिस्टेंस। तो इन्फिनाइट डिस्टेंस की वजह से इस केस में वेव फ्रंट कैसा होगा? ना ही तो स्फेरिकल होगा ना ही सिलेंड्रिकल, कैसा होगा? प्लेन वेव फ्रंट, ठीक है। अब प्लेन वेव फ्रंट है तो आगे जाकर के अगर हमें स्क्रीन पर लाइट ऑब्जर्व करनी है तो आपको एक यूज करना होगा कन्वेक्स लेंस टू कन्वर्ज दोज रेज, ठीक है। तो ये इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। डिफरेंस समझ में आया? फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन में स्फेरिकल या सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड स्क्रीन इज फाइनाइट and wavefront is either spherical or cylindrical, but in case of Fraunhofer diffraction wavefront is plane, distance between source and screen is infinite and wavefront is plane, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रेनहोफर डिफ्रैक्शन जो है उसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहली चीज है सिंगल स्लिट, सिंगल स्लिट, दूसरा है डबल स्लिट और तीसरा है एन स्लिट। एन स्लिट को ग्रेटिंग भी कहा जाता है, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, ठीक है। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे क्योंकि ये बड़ा है, इसमें चीजें काफी ज्यादा आती हैं। इसमें जैसे डिफ्रैक्शन है तो रिजोल्विंग पावर का कॉन्सेप्ट आ जाएगा इसके अंदर। इसी तरीके से रिजोल्विंग पावर के लिए तो आपको रेले क्राइटेरिया ऑफ रेजोल्यूशन पढ़ना होगा। ये सब चीजें हम बाद में जाकर के जानेंगे, लेकिन अभी सिंगल स्लिट और डबल स्लिट देखेंगे। इसमें इंटेंसिटी क्या होगी और इसमें इंटेंसिटी क्या होगी। साथ ही साथ डबल स्लिट में हम अब्सेंट स्पेक्ट्रा की कंडीशन भी देखेंगे। अब्सेंट स्पेक्ट्रा की कंडीशन क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फ्रेनहोफर डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट। देखिए फ्रेनहोफर डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट है तो इस केस में हम एक स्लिट यूज करेंगे। मान लीजिए मैंने कोई एक स्लिट यूज की है, ठीक है, दिस इज द स्लिट एंड सपोज इट्स विड्थ इज से डी, ठीक है, डी मैंने इसकी विड्थ मानी। आप कुछ और भी मान सकते हैं, ए भी मान सकते हैं, कई बुक्स में ए भी लिखा होता है। यहां पर क्या है, यहां पर कोई सोर्स है, ठीक है, सोर्स ऑफ द लाइट एंड रिमेंबर इट मस्ट बी मोनोक्रोमेटिक, ठीक है, मोनोक्रोमेटिक होना चाहिए। मोनोक्रोमेटिक मीन सिंगल वेवलेंथ, जैसे सोडियम लाइट है। अब यहां से कोई लाइट रे आती है
और वो कन्वेक्स लेंस पर आती है, ठीक है, कन्वेक्स लेंस पर इस तरीके से। तो अब क्या होगा, देखिए लाइट इस तरीके से आ गए, सो वेव फ्रंट इज व्हाट, वेव फ्रंट इज एक्चुअली प्लेन हियर, वेव फ्रंट इज प्लेन, से इट इज WW डैश, दिस इज प्लेन वेव फ्रंट, ठीक है, बिकॉज स्क्रीन इज एट वेरी लार्ज डिस्टेंस। अब लाइट रे जब आगे आएंगी, ठीक है, तो अगेन हम इस कन्वर्ज करवाने के लिए एक और कन्वेक्स लेंस का यूज करेंगे इस टाइप से, और फिर इसके बाद मान लीजिए पॉइंट से दिस इज P, ठीक है, इस पॉइंट P पर कन्वर्ज हो जाती है, डायरेक्ट रेज है, ये कैसी है, डायरेक्ट रेज। बट क्योंकि मैंने ऑब्स्टेकल यूज किया है विच इज ए सिंगल स्लिट है, जिसकी विड्थ कितनी है, D है, और मान लीजिए कि लाइट जो आने लग रही है उसकी वेवलेंथ है से लैम्डा, सो लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट, ठीक है। अब ये तो है डायरेक्ट रेज, और एक डिफ्रैक्टेड रे और बनाते हैं, ठीक है, ड्यू टू दिस स्लिट, तो इस तरीके से मान लीजिए डिफ्रैक्ट हो जाती है, ठीक है, ये लेंस थोड़ा सा बड़ा लेना चाहिए हमें, ठीक है, आप इस टाइप से बना सकते हैं, ठीक है, से दिस लेंस इज L1 एंड दिस इज L2, ठीक है, यहां पर यह P1 मान लेते हैं इस पॉइंट को, इसको मान लेते P2। तो P1 वो पॉइंट है जहां पर स्क्रीन पर डायरेक्ट रेज जाकर के कन्वर्ज हो रही हैं, और P2 वो पॉइंट है जहां पर डिफ्रैक्टेड रेज जाकर के स्क्रीन पर कन्वर्ज होने लग रही है ड्यू टू दिस कन्वेक्स लेंस L2, ठीक है। अब ये स्क्रीन है, से स्क्रीन इज XY। अब अगर मुझे देखिए यहां पर फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज द इंटेंसिटी पैटर्न ऑफ द डिफ्रैक्शन विच इज ऑब्जर्व्ड ऑन दिस स्क्रीन, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए इसके लिए हम ये जो स्लिट है ना, इसको n पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है। हम ऐसा सोच रहे हैं यहां पर कि ये स्लिट जो है ये n पार्ट से मिलकर के बनी है, हर एक पार्ट्स में से लाइट आगे जा रही है और डिफ्रैक्ट होकर के पॉइंट P2 पर मीट कर रही है, तो डिफ्रैक्शन पैटर्न आपको ऑब्जर्व होने वाला है। P1 पॉइंट ऑब्वियसली ये होगा ब्राइट फ्रिंज, एंड रिमेंबर इट इज मोस्ट ब्राइट फ्रिंज, क्योंकि यहां पर आप देख सकते हैं कि लाइट जो आने लग रही है इनके बीच में पाथ डिफरेंस नहीं है, पाथ डिफरेंस 0 है, दैट्स वाई ब्राइट फ्रिंज तो आपको मिलने वाली है यहां पर, और वो भी मोस्ट ब्राइट फ्रिंज आपको मिलेगी। अब डिफ्रैक्टेड रे इधर है, डायरेक्ट रे इधर है, दोनों के बीच का जो एंगल है मान लिया मैंने वो थीटा एंगल है। सो व्हाट इज थीटा? थीटा इज द डिफ्रैक्शन एंगल। तो कुछ चीजें आपको लिखनी पड़ेंगी यहां पर, ठीक है, मैं अभी नहीं लिख रहा हूं, बट कुछ चीजें आपको लिखनी पड़ेंगी, जैसे आपने क्या क्या लेट किया है, लेट D इज द स्लिट विड्थ, लेट थीटा इज द डिफ्रैक्शन एंगल, लेट लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट, S इज द मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट, L1 एंड L2 आर द convex lenses, XY is the screen and WW dash is the plane wavefront, ठीक है। अब इन दोनों रेस के बीच में सबसे पहले मैं फाइंड आउट करना चाह रहा हूं पाथ डिफरेंस, ठीक है। देखिए पाथ डिफरेंस अगर आपको मिल जाता है तो फेज डिफरेंस कैलकुलेट हो जाएगा, फेज डिफरेंस से रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड पता चल जाएगा, और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड पता करने के बाद में इंटेंसिटी क्या होता है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का स्क्वायर ही होता है, तो ये मालूम हो जाएगा। इस तरीके से एक चेन बनेगी, हर एक चीज आपको मालूम होना चाहिए। अब देखिए, अब क्योंकि स्लिट आपने n पार्ट्स में डिवाइड किया है तो हर एक पार्ट में से जाएगी लाइट, तो जो लाइट जाने लग रही है हर एक पार्ट में से उसका एम्पलीट्यूड मैं मान रहा हूं सेम है, तो हर एक का एम्पलीट्यूड मान लीजिए a है ना, हर एक का एम्पलीट्यूड कितना है, a है। अब क्योंकि n नंबर ऑफ स्लिट्स में आपने इसको ब्रेक किया है, तो कितना हो जाएगा, Na इज द नेट एम्पलीट्यूड, नेट एम्पलीट्यूड को मैं नाम दे देता हूं कैपिटल A, ठीक है। अब देखिए सारी की सारी वेव्स जब आपस में सुपर इंपोज करके स्क्रीन पर डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑब्जर्व होगा हमको, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला तो यूज करना होगा ना, विच इज द सुपरपोजिशन ऑफ n हार्मोनिक वेव्स विच हैव द सेम एम्पलीट्यूड A, ठीक है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, आप देखेंगे इसका फॉर्मूला मैं रेफरेंस दे देता हूं आपको, NK बजाज की बुक है ऑस्किलेशन एंड वेव्स की, इसमें ये टॉपिक आपको मिल जाएगा, उसमें R की वैल्यू गिवन होगी, दैट मीन्स द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड when n number of waves superimpose each other, ठीक है, having same amplitude A, ठीक है। क्या फॉर्मूला था उसका फॉर्मूला है R is equal to A sin n del divided by 2 divided by sin of del by 2, ये फॉर्मूला, ठीक है। यहां पर n जो है बहुत लार्ज है, दैट मीन्स मैं ऐसा कह सकता हूं कि n इंफिनिटी को टेंड करने लग रहा है। A यहां पर एम्पलीट्यूड है सिंगल वेव का, ठीक है। अब डेल अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो मुझे पाथ डिफरेंस फाइंड आउट करना होगा, फेज डिफरेंस अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो पाथ डिफरेंस किस किस के बीच का, बिटवीन डायरेक्ट रे एंड बिटवीन डिफ्रैक्टेड रे। अब देखिए अगर यहां पर
एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए, एक परपेंडिकुलर अगर यहां पर ड्रॉ किया जाए, से दिस इज ए परपेंडिकुलर, तो अगर आप देखेंगे ये यहां से जो लाइट जाने लग रही है, यहां से लाइट डिफ्रेक्ट होकर के जो P2 पर जाने लग रही है, सिमिलरली यहां से, ठीक है, यहां से जो लाइट जाकर के P1 पर जाने लग रही है, इन दोनों के बीच में अगर आप देखेंगे पाथ डिफरेंस 0 मिलेगा। पाथ डिफरेंस आया कहां पर? इन दोनों रेज के बीच में सिर्फ और सिर्फ इतना यहां पर आया। परपेंडिकुलर डालने पर आपको पता चला कि सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट और डिफ्रैक्टेड रे में इतना ही पाथ डिफरेंस है। इसके बाद में जो रेज ने ट्रैवल करके स्क्रीन तक गई है, ठीक है, आइदर दे आर डायरेक्ट और आइदर दे आर डिफ्रैक्टेड, ठीक है, दोनों ने सेम पाथ ट्रैवल किया है, जिसके बाद में पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये मेन है। तो इस ट्रायंगल का कुछ नाम दे देते हैं, क्योंकि 90 डिग्री है, तो से दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज C। सो पाथ डिफरेंस इज दिस BC, पाथ डिफरेंस इज BC, ठीक है। और देखिए अगर ये थीटा एंगल है तो ये भी कितना हो जाएगा? थीटा एंगल हो जाएगा। अब देखिए अगर ये थीटा एंगल हो जाएगा, ये 90 डिग्री है, दैट मीन्स दिस इज परपेंडिकुलर, सो परपेंडिकुलर इज एक्चुअली BC। और यहां से आपको हाइपोटेनस पता है, जो कि क्या है? स्लिट ऑफ विड्थ ऑफ स्लिट, ठीक है, जो कितना है? D है। तो देखो परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेनस पता है, तो साइन थीटा कैलकुलेट करेंगे आप, तो साइन थीटा कितना हो जाएगा? साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, नहीं पता तो BC हो गया, और हाइपोटेनस हाँ पता है D है, तो BC की वैल्यू हो जाएगी D साइन थीटा। सो इट्स वैल्यू इज D साइन थीटा, ठीक है। तो डेल की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। डेल क्या होता है? फेज डिफरेंस 2 पाई बाय लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस इज D साइन थीटा, ठीक है। बट ये फेज एक्चुअल में डायरेक्ट और डिफ्रैक्टेड रेज के बीच में है, लेकिन जब n पार्ट्स में स्लिट को मैं डिवाइड करूंगा तो उस केस में अफेक्टिव फेज ये नहीं होगा, उस केस में अफेक्टिव फेज होगा 2 पाई बाय लैम्डा D साइन थीटा डिवाइडेड बाय n, ये होगा, ठीक है। देन दिस इज द अफेक्टिव फेज डिफरेंस ऑफ ईच वेव विच इज पासिंग थ्रू ईच पार्ट ऑफ दिस स्लिट, ठीक है। अब ये डेल की वैल्यू आप यहां पर पुट कीजिए। देखिए यहां पर अगर हम पुट करेंगे, देन आई एम गेटिंग A साइन, अब देखिए n से ये n कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, सो पाई बाय लैम्डा इंटू D साइन थीटा, सो पाई बाय लैम्डा इंटू D साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन ऑफ, देखिए ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, सो आई एम गेटिंग पाई बाय लैम्डा D साइन थीटा डिवाइडेड बाय n, ये आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो टर्म है, क्योंकि ये यहां पर भी है और यहां पर भी है, इसको मैं कुछ मान लेता हूं, से अल्फा मान लिया मैंने, ठीक है, अल्फा मान लेता हूं इसको। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो आएगा वो कितना आएगा? रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आ जाएगा A साइन अल्फा डिवाइडेड बाय साइन ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाय n। बट रिमेंबर n टेंड्स टू इंफिनिटी, n इज वेरी लार्ज, दैट्स व्हाई अल्फा बाय n इज वेरी वेरी स्मॉल, दैट्स व्हाई साइन अल्फा बाय n टेंड्स टू अल्फा बाय n। ये n ऊपर जाएगा, बन जाएगा NA साइन अल्फा डिवाइडेड बाय अल्फा, ठीक है। और यहां से आ जाएगा, देखिए NA इज द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एंड साइन अल्फा बाय अल्फा, ठीक है, ये आ जाएगा आपके केस। दिस इज द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। अब देखिए इंटेंसिटी कितना आ गया? इंटेंसिटी क्या होता है? R स्क्वायर, सो आई एम गेटिंग A स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय अल्फा स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास में इंटेंसिटी आया, ठीक है, ये इंटेंसिटी आया। अब देखिए डिफ्रैक्शन पैटर्न जो हमें ऑब्जर्व होता है और इंटरफेरेंस पैटर्न जो हमें ऑब्जर्व होता है, दोनों में अंतर है। एक चीज का अंतर यहां पर ये है कि जो फ्रिंजेस आप देखेंगे इंटरफेरेंस के केस में, उनकी विड्थ आपको एक तो सेम मिलने वाली है, ठीक है, और इंटेंसिटी जो है ना, इंटेंसिटी वो आपको क्या मिलेगा? इंटेंसिटी एक्चुअल में सेम मिलेगी, ठीक है, इस टाइप से। मतलब ब्राइट फ्रिंजेस की अगर देख रहे हैं, अल्टरनेट ब्राइट फ्रिंजेस की सेम मिलेगी, इस टाइप से, इस टाइप से। These are the interference fringes। जबकि अगर मैं डिफ्रैक्शन फ्रिंजेस की बात करूं, डिफ्रैक्शन पैटर्न में जो फ्रिंजेस हमको मिलते हैं उसमें होते हैं तो अल्टरनेट ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस ही हैं, बट यहां पर देखेंगे तो ब्राइट फ्रिंजेस की इंटेंसिटी जो है वो डिक्रीज होती हुई नजर आएगी आपको एज द ऑर्डर ऑफ फ्रिंजेस इंक्रीजेस। दैट्स व्हाई डिफ्रैक्शन पैटर्न के फ्रिंजेस आपको इस तरीके से देखने को मिलते हैं, इस टाइप से, इस टाइप से। आप देखेंगे जो सेंट्रल फ्रिंज है, क्योंकि इधर भी तो हमें देखने को मिल रहा है ना सेम, ये जो आप देख रहे हैं सेंट्रल जो फ्रिंज है, ठीक है, इसको कहते हैं प्रिंसिपल मैक्सिमा, जिसकी कंडीशन मुझे फाइंड आउट करना है कि ये कब मिलेगा, व्हाट वैल्यू ऑफ द अल्फा और यू से दैट थीटा, क्योंकि अल्फा थीटा पर डिपेंड है, अल्फा की वैल्यू ये है और ये थीटा पर डिपेंड है, तो थीटा की वैल्यू अल्फा की क्या वैल्यू होनी चाहिए जिसके लिए हमें प्रिंसिपल मैक्सिमम मिले, ठीक है, मोर ब्राइट हमें फ्रिंज देखने को मिले,
ठीक है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा ब्राइट फिनिश यहीं पर देखने को मिल रहा है। इसके बाद में अगर आप देख रहे हैं तो इंटेंसिटी तो डिक्रीज कर रही है, लेकिन इन वाले मैक्सिमा को क्या नाम दें हम, इन वाले मैक्सिमा को हम नाम देते हैं सेकेंडरी मैक्सिमा। ठीक है, ये सब सेकेंडरी मैक्सिमा है। इधर की तरफ देखिए, ये सेकेंडरी मैक्सिमा है, जबकि ये वाले ये भी क्या है, सेकेंडरी मैक्सिमा है। जो इधर है वह इधर की तरफ है, और ये जो आप देख रहे हैं ये मिनिमा है। कौन से मिनिमा, सेकेंडरी मिनिमा। इनकी क्या कंडीशन होगी वो भी हम कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं कि जो है प्रिंसिपल मैक्सिमा के क्या कंडीशन है। देखिए, प्रिंसिपल मैक्सिमा कंडीशन क्या होनी चाहिए, ऑब्वियसली एक तो P2 पॉइंट था और एक P1 पॉइंट था। ये कहां मिलने वाला है, ये मिलने वाला है P1 पॉइंट पर। मैंने बताया था अगर P1 पॉइंट पर मिलेगा तो उस केस में थीटा की वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए, 0 हो जानी चाहिए, यानी कि लाइट रेज को डिफ्रैक्ट नहीं करना चाहिए फिर उस केस में। और ये तभी पॉसिबल है जब थीटा की वैल्यू 0 है। अगर थीटा की वैल्यू 0 है तो साइन 0 0, दैट मींस अल्फा कितना हो जाए, 0 हो जाए। तो प्रिंसिपल मैक्सिमा की कंडीशन है कि अल्फा 0 होना चाहिए, तब हमें मैक्सिमम ब्राइट जो है सेंट्रल फ्रिंज यहां देखने को मिलता है। ठीक है, अब अल्फा अगर 0 यहां पर पुट करें तो इंटेंसिटी कितनी होगी इसकी, इंटेंसिटी देखिए a² sin² 0/0², दैट मींस 0/0 फॉर्म। और जब 0/0 फॉर्म बनती है तो उस टाइम पर हम क्या लगाते हैं, एल हॉस्पिटलिटी रूल। ठीक है, एल हॉस्पिटलिटी रूल लगा करके आप यहां से इंटेंसिटी जो है प्रिंसिपल मैक्सिमा की फाइंड आउट कर सकते हैं। एक दूसरा मेथड भी है, देखिए दूसरा मेथड क्या है, वो ये है a/अल्फा। ठीक है, और साइन अल्फा इसको जो है सीरीज एक्सपेंशन कीजिए इसका, अल्फा माइनस अल्फा क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस अल्फा टू द पावर 5/5 फैक्टोरियल माइनस सो ऑन। ठीक है, अप टू इंफिनिटी, और इसका हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, दिस इज द इंटेंसिटी। देखिए अल्फा, यहां से अगर आप अल्फा को कॉमन ले लें तो पहली वाली टर्म 1 बन जाएगी, बाकी जो है अल्फा स्क्वायर, अल्फा टू द पावर 4, अल्फा टू द पावर 6 इस तरीके से आ जाएंगी। और जब अल्फा टेंड्स टू 0 फॉर द प्रिंसिपल मैक्सिमा केस, देन दीज ऑल टर्म्स बिकम्स 0 एंड द फर्स्ट टर्म इज 1 into a, दैट मीन्स a टू द स्क्वायर। सो a स्क्वायर ये मिलेगा। सो इंटेंसिटी प्रिंसिपल मैक्सिमा की कितनी है, a स्क्वायर है। तो यहां पर इंटेंसिटी कितनी है, a स्क्वायर है। मिला हमको कंडीशन। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा और सेकेंडरी मिनिमा की क्या कंडीशन है, यहां पर अल्फा की क्या वैल्यूज होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए अगर हमें ये कैलकुलेट करना है कि मैक्सिमा और मिनिमा कहां पर मिलेगा, तो इसके लिए तो हम जानते हैं, देखिए मैथमेटिक्स में हमने पढ़ा होगा, कोई फंक्शन आपको गिवन है x का। ठीक है, और आपने मैक्सिमा और मिनिमा कैलकुलेट करना है तो क्या करते हैं, df/dx, इसको 0 पुट कर देते हैं। ठीक है, इससे हमें इक्विलिब्रियम पॉइंट्स मिलते हैं। और फिर उसके बाद d²f/dx² कैलकुलेट करके हम ये देखते हैं कि साइन क्या है, ग्रेटर देन 0 है कि लेस देन 0 है, उसी से हम बताते हैं मैक्सिमा और मिनिमा। ठीक है, और उसके बाद स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्लासिकल मैकेनिक्स की हम बात करें तो ठीक है, यहां पर भी सेम केस करना होगा, di/d अल्फा दिस मस्ट बी इक्वल टू 0 टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर द केस सेकेंडरी मैक्सिमा एंड सेकेंडरी मिनिमा। तो चलिए देख लेते हैं इसको, अल्फा के टर्म्स में हम इसको डिफरेंशिएट करके 0 पुट करते हैं। di/d अल्फा कितना हो जाएगा, a²। ठीक है, ये तो कांस्टेंट है तो मैंने इसको बाहर ले लिया, साइन स्क्वायर अल्फा बाय अल्फा स्क्वायर, इसका हो जाएगा अल्फा टू द पावर 4 अल्फा स्क्वायर, साइन स्क्वायर अल्फा का हो जाएगा 2 साइन अल्फा और कोस अल्फा। ठीक है, माइनस में साइन स्क्वायर अल्फा अब कांस्टेंट और अल्फा स्क्वायर का 2 अल्फा। ठीक है, एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू 0। ठीक है, यहां से आ जाएगा a² उधर जाकर के 0, अल्फा टू द पावर 4 उधर जाकर के 0। ठीक है, 2 इन दोनों टर्म्स में से कॉमन है, वो भी उधर जाकर के 0, एक अल्फा भी है दोनों में से, वो भी जाकर के उधर 0। तो बचेगा क्या, बचेगा अल्फा साइन अल्फा कोस अल्फा माइनस में साइन स्क्वायर अल्फा, दैट मस्ट बी इक्वल टू 0। इन दोनों में से भी साइन अल्फा कॉमन है, कितना आ जाएगा, साइन अल्फा अल्फा कोस अल्फा माइनस में साइन अल्फा इज इक्वल टू 0 एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू 0, दैट मीन्स आइदर दिस इज 0 और दिस इज 0। सो आइदर साइन अल्फा इज इक्वल टू 0 और दिस टर्म इज 0, दैट मीन्स अल्फा कोस अल्फा दैट मस्ट बी इक्वल टू साइन अल्फा। ठीक है, अब देखिए साइन अल्फा इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स अल्फा इज इक्वल टू n पाई, वे n की क्या वैल्यूज होंगी, 0 +-1 +-2 सो ऑन अप टू इंफिनिटी। पर क्या 0 हो सकता है, देखिए अगर 0 आप लेंगे तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, और अल्फा की 0 वैल्यू वो तो सेकेंडरी मैक्सिमा मिनिमा की कंडीशन नहीं थी, वो किसकी कंडीशन थी, प्रिंसिपल मैक्सिमा की, तो आप यूज कर चुके हैं पहले। तो इसका मतलब 0 आप यहां ना लें, 0 नहीं लेना आपने, यहाँ पे 0 तो ऑलरेडी कंडीशन है किसकी, प्रिंसिपल मैक्सिमा की, तो n की ये वैल्यूज होंगी
और इस वैल्यू पर, अल्फा की इस वैल्यू पर हमें मिलता है सेकेंडरी मिनिमा। सेकेंडरी मिनिमा मिलता है हमें, ठीक है, सेकेंडरी मिनिमा। ठीक है, और भी आप इसको कंडीशन को देख सकते हैं। अल्फा की जो वैल्यू थी वो आप पुट कर दीजिए, ये थी पाई बाय लैम्डा डी साइन थीटा, ये वैल्यूज की थी मैंने अल्फा की। दिस इज इक्वल टू एन पाई, ठीक है, ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा एंड आई एम गेटिंग डी साइन थीटा, दिस इज इक्वल टू एन लैम्डा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। मिनिमा की कंडीशन याद रखिएगा, डिफ्रैक्शन में मिनिमा की कंडीशन होती है डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। ये अपोजिट है एज व्हाट वी ऑब्टेन्ड इन द इंटरफेरेंस केस, ठीक है। तो यहां पर डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा इज द कंडीशन ऑफ सेकेंडरी मिनिमा। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकेंडरी मैक्सिमा की, तो वो ये है, ठीक है। तो इसको देखिए ऐसे ले सकते हैं, अल्फा इज इक्वल टू 10 अल्फा लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको मैं कुछ मान लेता हूं वाई से, लेट कर लिया मैंने। तो देखिए अल्फा की अगर मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो क्या करेंगे हम, एक बार तो आप प्लॉट कीजिए वाई और अल्फा के बीच में, और एक बार प्लॉट कीजिए वाई और 10 अल्फा के बीच में ग्राफ। तो जिन पॉइंट्स पर ये दोनों ग्राफ आपस में कट करेंगे, ठीक है, उन पॉइंट्स पर अपने को मिलेगा सेकेंडरी मैक्सिमा। तो एक बार देखते हैं किन पॉइंट्स पर ये कट कर रहा है। देखिए y इज इक्वल टू 10 अल्फा की अगर हम बात करें, सो दिस इज y, दिस इज अल्फा, ठीक है। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा होता है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, इस टाइप से हमें ग्राफ देखने को मिलता है, ठीक है। दिस इज it और y इज इक्वल टू अल्फा, दिस मस्ट बी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। सो ये होगी लाइन कुछ इस टाइप से, ठीक है। ये y इज इक्वल टू अल्फा एंड दिस ऑल लाइंस आर y इज इक्वल टू 10 अल्फा। किन किन पॉइंट्स पर कट कर रहा है वो पॉइंट्स देखने हैं, ठीक है। अल्फा की वो वैल्यूज देखनी है आपने। एक पॉइंट तो ये है, अल्फा इज इक्वल टू 0 हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि सेकेंडरी मैक्सिमा का केस ये नहीं हो सकता, ये तो प्रिंसिपल मैक्सिमा का केस है। तो अल्फा इज इक्वल टू 0 के अलावा आप वैल्यूज देखिए क्या होंगी, ठीक है। उसके अलावा एक वैल्यू यहां पर देखने को मिल रही है आपको, एक वैल्यू यहां पर, और भी आगे होंगी, इधर की तरफ ये, इधर की तरफ ये, एंड सो, ठीक है। अब ये वैल्यूज कितनी है, देखिए ये जो पॉइंट होता है ना और ये जो पॉइंट होता है, ये बहुत नजदीक नजदीक होता है, ठीक है, नजदीक नजदीक है ये दोनों पॉइंट्स। ये होता है यहां पर, देखिए अगर ये पॉइंट की बात करूं तो मैं, ये होता है π/2, फिर ये होता है 3π/2, ये होता है 5π/2, ठीक है। सिमिलरली इधर की तरफ, ठीक है, ये होता है माइनस का π/2, दिस इज माइनस का 3π/2, दिस इज माइनस 5π/2। तो आपको पॉइंट्स मिल रहे होंगे, माइनस π/2 और π/2 तो नहीं है, इस पर तो ग्राफ जो है कट नहीं करने लग रहा है, पर वो पॉइंट्स कौन से हैं, 3π/2, 5π/2, 7π/2, ये वो पॉइंट्स हैं। तो अल्फा की वैल्यूज क्या क्या होंगी, प्लस माइनस, क्योंकि जो इधर है वो इधर भी है, तो प्लस माइनस 3π/2, प्लस माइनस 5π/2, प्लस माइनस 7π/2 एंड सो ऑन। ये वो वैल्यूज है अल्फा की जहां पर आपको मिलने वाला है सेकेंडरी मैक्सिमा, ठीक है। अल्फा इज इक्वल टू एन पाई, ये वो वैल्यूज है जहां पर आपको मिल रहा है सेकेंडरी मिनिमा, और अल्फा इज इक्वल टू 0, ये वो वैल्यू है जहां पर आपको मिलता है प्रिंसिपल मैक्सिमा, ठीक है। अब आप लास्ट में ग्राफ जो है प्लॉट कर सकते हैं। तो जो ग्राफ होगा इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का इन केस ऑफ डिफ्रैक्शन पैटर्न, वो आपको देखने को मिलता है। देखिए इधर अल्फा है, इधर इंटेंसिटी है, ठीक है। तो ये तो ब्राइटेस्ट है, कहां पर, अल्फा इज इक्वल टू 0, देन इसके बाद मिनिमा, फिर मैक्सिमा, ठीक है, फिर इस तरीके से। सो एज द ऑर्डर ऑफ रेंजेस इंक्रीजेज द इंटेंसिटी गोज ऑन डिक्रीजिंग। देखिए डिक्रीजिंग, इट गोज ऑन डिक्रीजिंग। आप रेशियो भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि किस रेट से डिक्रीज कर रहा है, किस रेट से, ठीक है, किस रेट से डिक्रीज कर रहा है। सिमिलरली इधर की तरफ है, सिमिलरली इधर की तरफ, ठीक है। अब देखिए ये अल्फा इज इक्वल टू 0 है, यहां पर सेकेंडरी मिनिमा, तो ये पाई है, ये कितना है, ये है 2 पाई, ये है 3 पाई, ये है 4 पाई, 5 पाई, सो। सिमिलरली इधर की तरफ माइनस पाई, माइनस 2 पाई, सो, ठीक है। ये कौन से पॉइंट्स हैं, सेकेंडरी मिनिमा के हैं। फिर आते हैं सेकेंडरी मैक्सिमा, यहां पर सेकेंडरी मैक्सिमा, पहला सेकेंडरी मैक्सिमा कहां मिला था, π/2 पर, सॉरी 3π/2 पर, π/2 पे तो कुछ मिला ही नहीं, 3π/2 पर। सिमिलरली यहां पर माइनस का 3π/2, ठीक है। नेक्स्ट है 5π/2, फिर 7π/2, इस तरीके से, ठीक है। इंटेंसिटी का रेशियो देखिए यहां पर कितना होगा, a² होगा इंटेंसिटी, मैंने फाइंड आउट किया था। इन पॉइंट्स पर भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, इन वाले पॉइंट्स पर जहां पर अल्फा कितना है, 3π/2 है,
5π/2 है। जब इन वैल्यूज पर आप कैलकुलेट करेंगे इंटेंसिटी की वैल्यू यूजिंग द फॉर्मूला I = a² sin² α/α², तो जो वैल्यूज आपके पास कैलकुलेट होंगी वो कुछ इस टाइप से होंगी। यहाँ पर a²/22, यहाँ पर a²/61। तो जो रेशो है इंटेंसिटी का, ठीक है, वो किस टाइप से मिल रहा है आपको? 1:1/22, (1/61), रेशो इस टाइप से, ठीक है। तो इस टाइप से आपको रेशो जो है इंटेंसिटी का देखने को मिलेगा। अब ये तो खत्म होता है फ्रंट ऑफ डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट, कंप्लीट हमने डिस्कस कर लिया मिनिमा मैक्सिमा की कंडीशंस और इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी इसका हमने देख लिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं डबल स्लिट की। देखिए जब डबल स्लिट की बात होगी, डबल स्लिट की, तो उस समय चेंजेस क्या होंगे डबल स्लिट के केस में? डबल स्लिट, जैसे मान लीजिए मैंने डबल स्लिट बनाया, सिंगल स्लिट एंड दिस इज डबल स्लिट, ठीक है। इनकी विड्थ कितनी है? d है, दोनों की सेम है, d है, जैसा मैंने पहले माना, ठीक है। ये क्या चीज है? ये मान लीजिए कुछ e है। e क्या चीज है? e है ये ओपेक पार्ट की कितनी विड्थ है, इसको बोलते हैं ओपेक पार्ट। ओपेक पार्ट का मतलब हो गया अपारदर्शी, यहां से लाइट जो एंटर नहीं करेगी, ठीक है। तो e इज द विड्थ ऑफ ओपेक पार्ट, ओपेक पार्ट, एंड व्हाट इज d है? d इज द स्लिट विड्थ, ईच स्लिट विड्थ, बल्कि क्योंकि डबल स्लिट की बात कर रहे हैं, स्लिट विड्थ, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि व्हाट इज द सेपरेशन बिटवीन दीज टू स्लिट्स, देन व्हाट इज द सेपरेशन? ये सेपरेशन है, कितना है ये? e + d है, ठीक है। e + d, दिस इज द सेपरेशन बिटवीन स्लिट्स, सेपरेशन बिटवीन स्लिट्स, ठीक है, सेपरेशन बिटवीन स्लिट्स। तो लाइट यहां से इस तरीके से आएगी इस बार, ठीक है, एंड देन इट कन्वर्ज लाइक दिस। तो ग्राफ आगे सेम है, सब चीजें सेम है, इसका परपेंडिकुलर यहां पर भी डलेगा इस टाइप से, ठीक है। बट इस केस में d ना होते हुए अब हो जाएगा e + d, बस यही डिफरेंस है यहाँ पर। पाथ डिफरेंस की वैल्यू जो b से आप पहले कैलकुलेट कर रहे थे, इस केस में हो जाएगी पाथ डिफरेंस की वैल्यू e + d sin θ, ये हो जाएगी इस केस में। बाकी डायग्राम में और कोई चेंज नहीं है, ठीक है। अब देखिए इस केस में बार बार हम इंटेंसिटी जो है कैलकुलेट नहीं करेंगे वाले मेथड, क्योंकि हम सिंगल स्लिट के लिए जानते हैं और दोनों ही स्लिट्स में से जो इंटेंसिटी आने लग रही है यहाँ स्क्रीन पर जो हमें ऑब्जर्व होगी वो इन दोनों का सुपरपोजिशन होगी। क्या आप सुपरपोजिशन का फॉर्मूला जानते हैं? मैंने करवाया है। सुपरपोजिशन ऑफ टू कोलिनियर हार्मोनिक वेव्स में मैंने आपको बताया था इंटेंसिटी व्हाट इज ऑब्जर्व्ड ऑन द स्क्रीन इज गिवन बाय द फॉर्मूला I = I1 + I2 प्लस में 2 √I1 √I2 एंड cos डेल, ये फॉर्मूला, ठीक है। I1 और I2 यहां पर सेम होगा क्योंकि इसकी भी विड्थ d है, इसकी भी विड्थ d है। अगर विड्थ अलग अलग लेंगे तो फिर इन दोनों की वैल्यूज अलग अलग आएंगी, ठीक है। अब देखिए I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? I, इसकी वैल्यू भी कितनी? I, और यहां से आ जाएगा 2, और देखिए √I, ये भी कितना हो जाएगा? I हो जाएगा cos डेल, ठीक है। ये आ जाएगा 2I जो कि कॉमन आएगा दोनों में से, और यहां आ जाएगा 1 प्लस में cos डेल। देखिए ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी है डबल स्लिट के केस में जो स्क्रीन पर हमें ऑब्जर्व होने वाली है, ठीक है। और देखिए 2I और 1 + cos डेल, फॉर्मूला यूज कीजिए 1 + cos थीटा वाला, तो आ जाएगा 2 cos² डेल/2। डेल की क्या वैल्यू है यहाँ पर? डेल की वैल्यू देखिए फेज डिफरेंस, ये तो पाथ डिफरेंस है, फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा? 2π/λ × e + d sin θ, ये हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं डेल/2 की बात करूं तो डेल/2 हो जाएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, तो π/λ e + d sin θ आ जाएगा, ठीक है। अब I की क्या वैल्यू होगी? I की वैल्यू वो होगी जो इंटेंसिटी सिंगल स्लिट के केस में ऑब्जर्व होती है, कितनी? ये हो जाएगी देखिए 2 × 2 4 और a² sin² α/α², ये होती है सिंगल स्लिट के केस में। और फिर है cos², तो cos² और डेल/2 को कुछ नाम देते हैं जैसे बीटा, सो cos² बीटा। दिस इज द रिजल्टेंट इंटेंसिटी observed on the screen due to double slit, diffraction due to double slit। उस केस में इंटेंसिटी जो होती है नेट, उसका ये फॉर्मूला हमने अभी डिराइव किया, ठीक है। ये जो आप टर्म देख रहे हैं क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, ये तो कांस्टेंट है 4a², ये जो टर्म देख रहे हैं डिफ्रैक्शन की वजह से आ रही है, डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट। और ये जो टर्म है ना cos² बीटा, ये किसकी वजह से आ रही है? ये आ रही है इंटरफ्रेंस, ठीक है। इसके केस में डिफ्रैक्शन, इसके केस में डिफ्रैक्शन, दोनों के बीच में फिर इंटरफ्रेंस होगा, और इंटरफ्रेंस होने के बाद में रिजल्टेंट इंटेंसिटी पैटर्न आपको देखने को मिलेगा कहां पर? स्क्रीन पर, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर आप सोचेंगे कि क्या कंडीशन है एब्सेंट स्पेक्ट्रा की, ठीक है। एब्सेंट स्पेक्ट्रा की कंडीशन क्या है? चलिए इसको सेपरेटली डिस्कस करते हैं। देखिए एब्सेंट स्पेक्ट्रा,
अगर absent स्पेक्ट्रा कंडीशन की अगर मैं बात करूं तो देखिए जहां पर आपको इंटरफ्रेंस तो मिले मैक्सिमम और डिफ्रैक्शन मिले मिनिमम, डिफ्रैक्शन को मैक्सिमम नहीं करना है क्योंकि डिफ्रैक्शन तो पढ़ रहे हैं, ठीक है, डिफ्रैक्शन मिनिमम मिलना चाहिए, डिफ्रैक्शन क्या हो, मिनिमम हो, ठीक है, और इंटरफ्रेंस क्या हो, मैक्सिमम हो। जब ये दोनों कंडीशन आपस में साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करती हैं, दैट स्पेक्ट्रा बिकम्स अब्सेंट। वो स्पेक्ट्रा क्या हो जाएगा, वहां से अब्सेंट हो जाएगा। ये कंडीशन है, दिस इज द कंडीशन ऑफ अब्सेंट स्पेक्ट्रा, ठीक है। अब देखिए इस कंडीशन को मैथमेटिकली अगर हम देखें तो कैसे देखेंगे, यानी कि अगर हम मुझे मालूम करना है कि स्लिट विड्थ कितना लिया है मैंने, उसके हिसाब से मुझे बताओ कि कौन कौन से फ्रिंजेस जो हैं वो अब्सेंट हो जाएंगे इन केस ऑफ इंटरफ्रेंस पैटर्न, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए मैथमेटिकली हमें देखना होगा। देखिए अगर हम बात करें डिफ्रैक्शन की मिनिमा की कंडीशन, तो मैंने पहले कैलकुलेट करवा चुका हूं इन सिंगल स्लिट केस, दैट डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा इज द कंडीशन ऑफ मिनिमा इन केस ऑफ डिफ्रैक्शन पैटर्न, ठीक है। और इंटेंसिटी को मैक्सिमम होना है तो इस केस में आपको देखिए इसमें इंटेंसिटी वाली टर्म ये है, इसको मैक्सिमम कब होगा, ये जब कोस स्क्वायर बीटा मैक्सिमम हो, यानी कि ये क्या हो, 1 हो। ये 1 कब होगा, जब कोस बीटा 1 होगा, दैट मीन्स कोस ऑफ एन पाई होगा। अच्छा एन यूज कर चुके हैं तो एम ले लो, कुछ यहां पर एम ले लेते हैं कुछ, ठीक है, एम इज से डिफरेंट फ्रॉम दिस एन, ठीक है। अब देखिए कोस बीटा इज इक्वल टू कोस एम पाई, दैट मीन्स बीटा इज इक्वल टू एम पाई, ठीक है। अब m की वैल्यू यहां पर 0 हो सकती है लेकिन n की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, ये मैंने पहले बताया था, ठीक है। अब देखिए बीटा की क्या वैल्यू थी, बीटा की वैल्यू तो डेल बाई 2 थी, जिसकी वैल्यू मैंने देखी थी कितनी, पाई बाय लैम्डा ई प्लस डी साइन थीटा, एंड दिस इज इक्वल टू कितना, एम पाई, तो ये आ जाएगा एम पाई, पाई से ये पाई कैंसिल, तो कंडीशन क्या आई दूसरी, ई प्लस डी साइन थीटा एंड दिस इज इक्वल टू एम लैम्डा। ये नेक्स्ट कंडीशन, दिस इज द कंडीशन फॉर डिफ्रैक्शन मिनिमा एंड दिस इज द कंडीशन ऑफ इंटरफेरेंस मैक्सिमा। अब साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई होंगी तो देखिए कंडीशन मैं कैसे फाइंड आउट करूं, इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देता हूं ताकि लैम्डा से लैम्डा कैंसिल और साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाए। तो यहां से आ जाएगा, देखिए मान लीजिए इसको मैं इससे डिवाइड कर रहा हूं तो आ जाएगा ई प्लस डी डिवाइडेड बाई डी, ठीक है, दिस इज इक्वल टू एम बाई एन। मैथमेटिकली दिस इज द कंडीशन ऑफ अब्सेंट स्पेक्ट्रा। ई प्लस डी क्या है यहाँ पर, ई प्लस डी है सेपरेशन बिटवीन स्लिट्स, ठीक है, और डी क्या है, विड्थ ऑफ ईच स्लिट, और एम और एम, ठीक है। अब एक क्वेश्चन करते हैं जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। डाटा में हो सकता है गलती हो बट क्वेश्चन जो मुझे याद आ रहा है मैं बता देता हूं आपको। देखिए 2017 का क्वेश्चन था वो, और ये क्वेश्चन कुछ इस टाइप से है कि आपको पैटर्न गिवन था, ठीक है, डबल स्लिट के केस में पैटर्न गिवन था इस टाइप से, ये तो था प्रिंसिपल मैक्सिमम। अच्छा एक चीज मैं डिस्कस करना भूल गया कि इंटेंसिटी पैटर्न जो बनेगा किस केस में, डबल स्लिट में कैसा बनेगा, ठीक है, वो एक बार देख लेते हैं। देखिए इंटेंसिटी पैटर्न मुझे मालूम करना है, तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या था डबल स्लिट के केस में, वो था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन स्क्वायर अल्फा बाय अल्फा स्क्वायर एंड कोस स्क्वायर बीटा, यही था। और अल्फा और बीटा दोनों ही थीटा पर डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है अलग ये दोनों बट डिपेंडेंसी तो थीटा पर ही है, ठीक है। अब देखिए साइन स्क्वायर अल्फा बाय अल्फा स्क्वायर का ग्राफ मैं पहले ही प्लॉट कर चुका हूं, वो मैं जानता हूं ये कुछ इस टाइप से है, ठीक है, सिंगल स्लिट में मैंने इसको प्लॉट किया था, इस टाइप से था, ठीक है, ये इसका ग्राफ है। और प्लस में क्योंकि देखिए दोनों ग्राफ आपस में मर्ज होंगे तब हमें इंटेंसिटी पैटर्न मिलेगा, ठीक है। तो प्लस में देखिए कोस स्क्वायर बीटा का ग्राफ, तो यहां मान लीजिए थीटा, यहां पर भी थीटा है, और इधर की तरफ मान लीजिए इंटेंसिटी है तो इधर भी इंटेंसिटी है, तभी तो दोनों ग्राफ मर्ज हो जाएंगे ना, क्योंकि दोनों थीटा पर डिपेंडेंसी है, अल्फा की भी और बीटा की भी। कोस स्क्वायर बीटा का ग्राफ कैसा होगा, ठीक है, देखिए कोस बीटा का ग्राफ कैसे होगा, यहां से ऐसे और नीचे जाएगा, लेकिन नीचे नहीं जाएगा, स्क्वायर लग रहा है, पॉजिटिव ही रहना है, इसलिए ग्राफ कुछ इस टाइप से आ जाएगा, इस टाइप से। दोनों ग्राफ को आपस में मर्ज करना है, तो मर्ज होने के बाद में नेट इंटेंसिटी पैटर्न जो आपको मिलेगा वो कुछ इस टाइप से मिलेगा। ठीक है, ये तो ये वाला ग्राफ है आफ्टर सुपर इंपोजिशन ऑफ दीज टू, ये वाला ग्राफ इसके अंदर इस टाइप से मिलेगा, इस टाइप से। तो ये इंटेंसिटी पैटर्न आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब मैं आता हूं क्वेश्चन जो 2017 में आया था। तो इस क्वेश्चन में क्या था कि
इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ जो है डबल स्लिट के केस में वो गिवन था आपको, ठीक है, टाइप से गिवन था। 1 2 3 4 5th नहीं है, 5th है ही नहीं एब्सेंट स्पेक्ट्रा, 6 7 8 9 10th नहीं है, ठीक है, 15th नहीं था, सो ये नहीं थे, एब्सेंट थे सारे के सारे, ठीक है। इस ग्राफ से हमें पता चला देखने के बाद, ठीक है। आल्सो में गिवन था कि स्लिट की जो विड्थ है ना, स्लिट की विड्थ दैट मींस डी, वो गिवन है 0.17 माइक्रोमीटर। तो क्वेश्चन सिर्फ इतना सा था कि आपको स्लिट्स के बीच में सेपरेशन फाइंड आउट करना था, ठीक है, यानी कि E प्लस डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी आपने, ठीक है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, E प्लस डी डिवाइडेड बाय डी, दिस इज इक्वल टू m बाय n, द कंडीशन ऑफ एब्सेंट स्पेक्ट्रा। अब इस केस में देखिए ये 5 का मल्टीपल होना चाहिए, तो 5n डिवाइडेड बाय n, क्योंकि 5th 10th 15th सो ऑन, ये सब जो है यहाँ पर फ्रिंजेस जो है वो एब्सेंट है, स्पेक्ट्रा है वो कैसे हैं, एब्सेंट है, इसलिए 5 का मल्टीपल होना चाहिए। तो m जो है 5 का मल्टीपल है, तो 5n डिवाइडेड बाय n, n से n कैंसिल, d की वैल्यू गिवन है 0.17, तो बस वैल्यू फाइंड आउट हो गई। E प्लस डी की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से आ जाएगी 0. और ये आ जाएगी 35, ठीक है, इतना माइक्रोमीटर आंसर है, ठीक है। अब एक होमवर्क आपको दे देते हैं, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। तो क्वेश्चन कुछ इस टाइप से है कि स्लिट विड्थ गिवन है, स्लिट विड्थ गिवन है, इट इज से 0.16 माइक्रोमीटर, ठीक है, ये गिवन है, और गिवन है विड्थ ऑफ ओपेक पार्ट, विड्थ ऑफ ओपेक पार्ट वो भी गिवन है, कितना है वो है 0. से इट इज 32, ठीक है, 0.32 माइक्रोमीटर, ये गिवन है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने मुझे बताना है कि विच स्पेक्ट्रा आर एब्सेंट, कौन कौन से स्पेक्ट्रा एब्सेंट होंगे, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। तो ये डबल स्लिट तक मैंने आपको करवाया है। होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।